नमस्कार मेरे बायोलॉजियंस। जैसा कि हम लोगों ने मेरी तरफ से आप लोगों को एक माइटोकॉन्ड्रिया वाला एनर्जेटिक ग्रैंड सल्यूट। जैसा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट लेक्चर में देखा था, हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल फिनिश की थी। तो बच्चों का उसमें कमेंट आए हैं कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कि सर फैसिलेटेड डिफ्यूज़न नहीं समझ में आया और एक क्वेश्चन और है। तो आइए पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, जो फैसिलेटेड डिफ्यूज़न है पहले उसके बारे में आपको बताता हूँ, ज़रा समझिएगा। फैसिलेटेड डिफ्यूज़न का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ढाल का इस्तेमाल होगा जब वो लिपिड में सॉल्युबल नहीं है। जो चीज़ लिपिड में सॉल्युबल होती वो तो तुरंत भैया पार कर जाती, लेकिन जो चीज़ लिपिड में सॉल्युबल नहीं, जैसे कि मान लीजिए आयंस हो गए, तो अब वो कैसे जाएंगे। तो मैंने आपको एक चैनल प्रोटीन बताया था जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई थी, टोटल बरीड प्रोटीन, वही चैनल की तरह काम करती है। ठीक, आपको एकदम शुद्ध लैंग्वेज में एग्जांपल देता हूँ मैं। मान लीजिए कि आपको एक नदी है, आपको उस नदी के पार जाना है। ठीक, तो आप कैसे जाएंगे? अगर आपको तैरना आता है तब तो आप जाएंगे, लेकिन अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप क्या करेंगे? बोट यानी कि नाव का इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो नाव हो गई वो एक ढाल की तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको तैरना नहीं आता है, और वो जो नदी है वो लिपिड है। ठीक, तो आपने उस नाव का इस्तेमाल करके आप उस पार गए। इसी को कहते हैं बेटा फैसिलेटेड डिफ्यूज़न। क्या फैसिलेटेड डिफ्यूज़न में एनर्जी लगी? हाँ भाई लगी। ऐसे ही थोड़ी ना चला जाएगा उतनी दूर, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक, तो एक क्वेश्चन और आया है, जरा आइए जरा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन ये है, P इज इक्वल्स टू N प्लस C। क्या है? P इज इक्वल्स टू N प्लस C। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। P का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म। क्या मतलब होता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। N का मतलब होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और C का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। ठीक, प्रोटोप्लाज्म कब बनेगा? जब न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू प्रोटोप्लाज्म। यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। एक डायग्राम के तौर पे देखिए जरा। मानिए एक सेल का डायग्राम है, सॉरी, इसके अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस। तो इसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। और क्या फिल होगा? ये न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, बाहर क्या होगा बेटू? साइटोप्लाज्म। ये बाहर क्या फिल है? साइटोप्लाज्म। और अंदर क्या फिल है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये समझ रहे हैं? ये पहला मेरा एक क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था, न्यूक्लियस कैसा है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन है कि सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गन है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन है। अगर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन है तो दो मेम्ब्रेन होंगी। लेट अस सपोज ये,
जब ये दो, एक मिनट आगे दिखाता हूँ आपको। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यानी कि दो मेम्ब्रेन होंगी, जैसे कि मान लीजिए एक ये और एक ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में क्या हो जाती, फ्यूज यानी कि टच हो जाती हैं। जब ये आपस में टच होंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैप। तब जब ये ऐसा दिखा तो इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। मैंने दिखाया था आपको सेल डायग्राम में, न्यूक्लियर। तो अब न्यूक्लियोप्लाज्म का जो भी मटेरियल है वो उधर जा सकता है, उधर से इधर लेन देन शुरू। तो क्या कहोगे इसको, प्रोटोप्लाज्म। ओके, गुड। आइए आगे बढ़ते हैं, जरा समझ में आया। तो दो ही डाउट थे, एक फैसिलेटेड डिफ्यूजन के ऊपर और एक डाउट था आप लोगों का इस पे P = N+C पे। ठीक है, आइए जरा हम लोग एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, आइए देखते हैं। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सब इलेक्शन जानते होंगे, चुनाव में क्या बनता है, कहते नहीं संगठन हो गया है, वैसे यहाँ पे भैया संगठन हुआ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में। मानिए एंडोप्लाज्म जो घर का मालिक है, कौन, घर का मालिक, घर का मालिक तो न्यूक्लियस है, ठीक। उसके बाद एक साहब आए, उनका नाम था भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उन्होंने कहा, वो संगठन करने गए, संगठन करने के लिए किसके किसके पास गए, वो संगठन करने गए सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों के पास। पहला है गोल्गी बॉडी। उन्होंने कहा क्या तुम मेरी तरफ आओगे, गोल्गी बॉडी ने कहा हाँ मैं आऊँगी, ठीक। फिर हो गया लाइसोसोम के पास, क्या तुम मेरी तरफ आओगे, उसने कहा हाँ मैं आऊँगी, कहीं ठीक। फिर गए वैक्यूल के पास, उन्होंने कहा क्या आप मेरी तरफ आएंगे, उसने कहा हाँ आएंगे। तो भैया संगठन हुआ तो क्या बना, एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। कौन कौन आया, आइए देखें जरा। गोल्गी बॉडी, गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद वैक्यूल, लाइसोसोम, ओके। आइए जरा एक एक के बाद ब्रीफ डिस्कशन लेते हैं। पहला है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हैशटैग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गुड। तो पहले जान लेते हैं रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER, उसके बाद SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ क्यों है, ये स्मूथ क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। मानिए बेटा कि ये क्या है, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन है। न्यूक्लियस कैसा है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन, ठीक। और मान लीजिए ये यहाँ पे एक सेल है, क्या है, सेल।
मैं कंप्लीट सेल क्या, मैं यहाँ ये समझिए कि ये क्या है सेल। अरे कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूँगा। तो मान लीजिए ये दो मेम्ब्रेन है, तो ये एक नेक्स्ट मेम्ब्रेन है, ये लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये ऐसे आगे जा रहा है और ये निकला कहाँ से है बेटा? न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से अराइज हुआ है और जा करके कहाँ तक टच हुआ है? सेल मेम्ब्रेन पे। कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन पे। सेल सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक। उसके बाद ऐसे ही आगे इधर भी जाएगा, जाहिर सी बात है। ये लीजिए भैया, आगे पहुंचा दी और कहाँ पे टच हुआ? वहीं पे टच हुआ। कहाँ पे टच हुआ? सेल मेम्ब्रेन में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अराइज हुआ, सेल मेम्ब्रेन में टच हुआ। ठीक, समझ में आ गया? आया समझ में? ठीक है। तो देखिए इसने एक इनर ल्यूमेन होगा, एक आउटर ल्यूमेन होगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझिए, और समझने का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या चिपके हैं? राइबोसोम्स। क्या चिपके हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स किस तरह के दिख रहे हैं? गोल गोल ना, यानी कि दानेदार ना। और दानेदार को क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेन्यूल्स मतलब दानेदार, ठीक। राइबोसोम्स चिपके हैं, दानेदार हैं। इसका जो अंदर का ल्यूमन, ल्यूमन मतलब अंदर की कैविटी, एक बाहर की कैविटी, समझ रहे हैं? ये जो इनर ल्यूमेन है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जरा, इनर ल्यूमेन, इनर ल्यूमेन, इनर ल्यूमिनल, और ये क्या है? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक। तो एक अंदर हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया। तो इसी की वजह से क्या हुआ? कंपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि अंदर और बाहर, ठीक। तो ज़रा मेरे को आप ये डायग्राम देख करके बता सकते हैं, अगर इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि RER है ये। अगर ये RER है तो कैसे पता चला ये RER है? क्यों? क्योंकि जब इसके ऊपर ये राइबोसोम्स चपकें, जब आप इसमें हाथ फेरेंगे कैसा लगेगा? खुरदुरा खुरदुरा, यानी कि रफ है, स्मूथ नहीं है। तो आइए जरा, तो इसमें क्या चिपके हैं? ये ग्रेनुलर है। कैसा है? ग्रेनुलर। क्या चिपके हैं इसमें? राइबोसोम, ठीक। क्या काम करेगा ये? कुछ नहीं करता बेटा, बहुत आसान काम। प्रोटीन सिंथेसिस, यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू होने लगा है कि प्रोटीन कैसे बनेगी, समझ रहे हैं ना? आइए फिर, और क्या करेगा? सिक्रीशन, ठीक, समझ में आ गया। तो ये क्या हुआ? क्या इसमें राइबोसोम चिपके हैं? नहीं चिपके हैं। तो फिर इसको क्या कहेंगे? SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। तो ग्रेनुलर है कि नॉन ग्रेनुलर है? तो ये आएगा बेटा नॉन ग्रेनुलर। वेरी गुड, नॉन ग्रेनुलर है, ठीक। तो क्या काम करेगा ये? कोई बता सकता है मेरे को इसका क्या काम होगा? मैं बताता हूँ। क्या इसमें राइबोसोम है? नहीं है, यानी कि लैक राइबोसोम। उसके बाद इसका काम सिर्फ एक है, स्टेरॉयड, स्टेरॉयड और लिपिड, इन दोनों क्या करती? सिंथेसिस।
लिपिड आप लोग जानते हैं, चिकनी चीज़, जैसे कि डालडा हो गया, फैट। स्टेरॉइड, स्टेरॉइड मतलब जैसे कि हार्मोन आता है स्टेरॉइड का, लेकिन आप सिंपल सा ये समझिए, जो भी चिकनी चीज़ हो, जैसे कि हम लोगों के कान में क्या निकलता है, खूंट हम लोग कहते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या है, वैक्स, यानी कि स्टेरॉइड और लिपिड। तो ज़रा इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बारे में पढ़ लिया, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। क्लास 9 और 12 चल रहा है, तो उसी हिसाब से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किसी कोई प्रॉब्लम हो बताए फिलहाल, नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फुलफिल कर दूंगा। तो एनी प्रॉब्लम। अब पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, गोल्गी बॉडी के बारे में। ऐसे ही करके अभी देखना, मैं एक प्रोटीन बना के दिखाऊंगा आप लोगों को, और अंदर से बहुत मज़ा आएगा। ये क्लियर? आइए ज़रा फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोल्गी बॉडी के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, डीप डिस्कशन गोल्गी बॉडी के बारे में। गोल्गी बॉडी तो आप लोगों को पढ़नी है। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन कर रहा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हैशटैग लगा लीजिए, रट लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। प्रोटीन का सिंथेसिस कौन कर रहा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, आइए ज़रा बढ़ते हम लोग जरा गोल्गी बॉडी की तरफ। हेडिंग, हैशटैग गोल्गी बॉडी। नाम देखिए कितना इंटरेस्टिंग, गोल्गी बॉडी, VODY, गोल्गी बॉडी। बहुत अजीब नाम, कोई अजीब नहीं है, बहुत ही अच्छा नाम है। जो गोल्गी बॉडी नेम है, ये एक साइंटिस्ट है, कैमिलियो गोल्गी। कैमिलियो गोल्गी, इन्होंने नाम दिया था क्या, गोल्गी बॉडी का। ये डिस्कवरी की थी, कब की थी, 1898 पे, ठीक। इस गोल्गी बॉडी का जो डायमीटर था, क्या था, डायमीटर, डायामीटर। थोड़ी बहुत तो मैथ पढ़ी होगी, डायामीटर के बारे में तो पता ही होगा। आइए जरा, तो वो था 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 1.00 माइक्रोमीटर। ओके, ठीक, समझ में आ गया। जरा गोल्गी बॉडी है क्या, समझ में नहीं आया। आइए दिखाते हैं गोल्गी बॉडी क्या है। कोई नई चीज़ नहीं है गोल्गी बॉडी। आप स्पून जानते हैं, यानी कि चम्मच। आप एक स्पून के ऊपर एक स्पून रखते जाइए, उसके हैंडल को आप छोड़ दीजिए, वो जो स्पून का कर्व होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, वही क्या है, गोल्गी बॉडी। और जो एक स्पून का जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या वो चिपका हुआ है, डिस्क की तरह है ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं सिस्टर्नी। ये पैरेलल अरेंज्ड होती है। मैंने कहा ना, एक स्पून को एक स्पून के ऊपर रखते जाइए, पैरेलल अरेंज करिए, क्या बनेगी, गोल्गी बॉडी। आइए ज़रा देखते हैं हम लोग गोल्गी बॉडी। भैया देखें, डिटेल में समझिए गोल्गी बॉडी, कोई टेंशन वाली बात फिलहाल नहीं है। मानिए, पहले मैं आपको सिस्टर्नी के बारे में बता दूं। ये लीजिए, मानिए एक स्पून का हिस्सा है, ठीक, वेरी गुड। तो ये जो स्पून का आपको हिस्सा दिख रहा है, इसी को कहते हैं सिस्टर्नी। क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी, ये जो सिस्टर्नी है, क्या आपको फ्लैट दिख रही है, हाँ भैया। क्या डिस्क की तरह है, हाँ, डिस्क शेप है, वेरी गुड। सिस्टर्नी है, फ्लैट है, डिस्क शेप है। तो ये जो इसका हिस्सा है स्पून का, इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉनकेव। कॉनकेव, ये आपको पहचानने के लिए बताया जा रहा है। आइए जरा, ये जो कॉनकेव है, इसी कॉनकेव को ही
ट्रांस कहते हैं। यहाँ पे अब बात ट्रांस और सिस से होगी। ओके, तो ये क्या कॉनकेव, इसको क्या कहते हैं ट्रांस, और इसी को मैच्योरिंग फेस कहते हैं, मैच्योरिंग सी फेस। और ये क्या है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, वेरी गुड, कॉन्वेक्स है तो सिस, सिस है यानी कि मैच्योरिंग फेस नहीं है, इमैच्योर है। ठीक, तो जो मेन अब हम लोगों की यहाँ बात होने जाएगी वो बात होगी बेटा सिर्फ और सिर्फ ट्रांस और सिस की। जैसे ही मैं कहूँ ट्रांस समझ जाइएगा कॉनकेव, जैसे मैं कहूँ सिस समझ जाइएगा ये। तो मैच्योर फेस कौन है ट्रांस, कैसा है कॉनकेव। ठीक, इसको याद रखिए। जैसे CMT रट लीजिए, कॉनकेव मैच्योरिंग फेस कौन है ट्रांस, कॉनकेव मैच्योरिंग फेस कौन है ट्रांस, कॉनकेव मैच्योरिंग फेस कौन है ट्रांस। इसको रटिए क्योंकि अभी आप भूल जाएंगे। ट्रांस और सिस के बीच में हम लोगों की अब वार्तालाप होगी, उसके अलावा और किसी चीज़ से वार्तालाप नहीं होगी। ट्रांस और सिस, ट्रांस मतलब कॉनकेव यानी कि स्पून को याद रखिए, कॉनकेव, केव मतलब होती है ना गुफा, तो अंदर की तरफ कैसी है गुफा, ऊपर वाला पार्ट। ठीक, तो कॉनकेव यानी कि ट्रांस यानी कि मैच्योरिंग फेस। ठीक है, कॉन्वेक्स कैसा है, सिस कैसा है, सिस कैसा है इमैच्योरिंग फेस। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस एक स्पून के उसको शेप कैसा है, फ्लैट है, डिस्क है, क्या कहते हैं सिस्टर्नी, क्या कहते हैं सिस्टर्नी। इसी सिस्टर्नी को एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड कीजिए। अब आप ऐसे नहीं अरेंज करने लगिए कि एक के ऊपर एक सेम इसी प्रकार से, इसको उल्टा करके। कैसे उल्टा करके, अभी मैं ये क्यों कह रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। तो आइए जरा एक पूरी गोल्गी बॉडी बना लेते हैं हम लोग, बना लें। देखिए जरा गोल्गी बॉडी, ये लीजिए, ये यही है आपकी गोल्गी बॉडी। बस इसे क्या कहते हैं गोल्गी बॉडी, क्या कहते हैं गोल्गी बॉडी। ज़रा नेमलिंग करिए, नेमलिंग करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। सिंगल को क्या कहेंगे सिस्टर्नी, उसके बाद ये जो आपको दिख रहा कॉन्वेक्स क्या है सिस, कॉनकेव वाला क्या है ट्रांस, मैच्योरिंग फेस कौन सा है ट्रांस। ठीक, तो यानी कि अगर आप मान लीजिए यहाँ से कोई भी चीज़ एंटर करेगी तो यहाँ पे कब निकलेगी, जब वो कैसी हो जाएगी मैच्योर। कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब आप समझिए कि आप अभी ढंग से बड़े नहीं हुए, तो आपको इस घर में रखा जाएगा और कब निकाला जाएगा, जब आप मैच्योर हो जाएंगे। तो ये क्या है एंट्री पॉइंट, सिस क्या है एंट्री पॉइंट, और ट्रांस क्या है एग्जिट पॉइंट, एग्जिट पॉइंट। समझिए, अब आपको मज़ा आएगी। आइए तो फिर प्रोटीन बनाना शुरू करें, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, समझेंगे। आइए समझिए जरा, डीएनए से डीएनए बनेगा, क्या बनेगा डीएनए से डीएनए, तो इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं रेप्लिकेशन। अगर यही डीएनए से आरएनए बनेगा, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर इसी आरएनए से
क्या बनेगा? प्रोटीन। तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। हम लोगों को रियलिटी में बनाना क्या है? प्रोटीन। कहां से शुरुआत करेंगे? कहां से शुरुआत करेंगे भैया? डीएनए हमारी मंजिल है, सॉरी मंजिल हमारी क्या है? प्रोटीन। लेकिन सहारा कौन है? डीएनए। डीएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। इन्हीं सब का भैया संगठन है जिसके कारण प्रोटीन बनेगा। ये देखें ज़रा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। आगे बढ़ते जरा, हम लोग प्रोटीन बनाना शुरू करते हैं। ठीक, आइए। तो गोल्गी बॉडी के बारे में डिस्कशन हो गया, और किसके बारे में हो गया भैया? वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स बचे हैं, तो ये भी आपके कवर होंगे। तो उससे पहले आप आइए जरा प्रोटीन बनाना सीखिए, नहीं तो प्रोटीन नहीं बनेगी तो मज़ा नहीं आएगा। और मज़ा तभी आएगा जब क्या बनेगी? प्रोटीन। तो लेट अस सपोज ये एक बहुत बड़ी क्या है? सेल। ये पूरा बोर्ड कवर कर रहा हूँ मैं, तो आप समझ जाइए कितनी बड़ी सेल होगी। ये क्या है? बहुत बड़ी सेल। अब इसी सेल के अंदर क्या बनेगा? प्रोटीन। क्या बनेगा? प्रोटीन। आइए जरा प्रोटीन बनाएं। बाहर वही आप बना ही लेंगे, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन। कोई टेंशन वाली बात? अगर हो टेंशन तो ले भैया बना दें। एक और ऐसे करके बाहर बना लीजिएगा, सेल वॉल हो जाएगी, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। ओके, मैं सीधा अंदर प्रोटीन का कार्यक्रम शुरू करता हूँ हाफ वे में। आइए भैया प्रोटीन बनाना शुरू करते हैं। न्यूक्लियस से कार्यक्रम शुरू होगा। कहाँ से? न्यूक्लियस से। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। ये कौन है? न्यूक्लियस। NUCLEUS, न्यूक्लियस। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है, कोई बता सकता है? डीएनए। ठीक, तो लो भैया डीएनए बना दो। क्या बनाया? ये लीजिए, क्या है अंदर? डीएनए। ठीक, मान लीजिए ये जो डीएनए है, ये पूरा डीएनए कॉपी होगा? होगा। आपको जरा मैं जीन, क्रोमोसोम, सॉरी डीएनए, जीन और क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर यहीं आते हैं। जरा यहाँ पे एक बार देखिए। आप लोगों को लगता होगा डीएनए बहुत बड़ा है, कि क्रोमोसोम बहुत बड़ा है, कि जीन बहुत बड़ा है। कोई कुछ बड़ा नहीं है, सब एक के ऊपर एक गाड़ी है। ये समझिए कि जीन है। जब बहुत सारे जीन आपस में जोड़ दो, क्या बनेगा? डीएनए। जब यही डीएनए क्या हो जाएगा? क्वाइल्ड हो जाएगा। जैसे रस्सी नहीं बनाई जाती, उसको घुमा घुमा के एकदम तगड़े में। जो गांव में आपने देखा होगा, जब खटिया टिया बुनी जाती है तो रस्सी को क्या किया जाता है? पहले खोला जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है? बांधा जाता है। तो वही हाल है यहाँ पे। जीन है बहुत छोटा, मान लीजिए ये है जीन, 3 जीन है, इन तीनों जीन को जोड़ दो, लो इतनी बड़ी रस्सी बन गई। क्या बना? डीएनए। अब इसी डीएनए को क्या करो? लपेट दो। जब इसको लपेटोगे तो ये भैया ऐसे बनेगा। कैसा बना? ऐसे। इसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। तो वही यहाँ कॉन्सेप्ट चल रहा है। और अगर मान लीजिए ये डीएनए किससे बना है? जीन से। मान लो ये नंबर 1 का जीन है, ये कोड करता है कोई भी एक ऐसा प्रोटीन। बताएं जरा, किसी को याद है कोई भी ऐसा प्रोटीन? एनीवन? आइए, तो जीन आप जानते हैं। मान लीजिए ये नंबर 1 जीन है, ये कोड करता जिब्रेलिन। किसको? जिब्रेलिन हार्मोन होता है। काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्लांट की ग्रोथ के लिए। प्लांट की ग्रोथ। जीन का ये सेगमेंट क्या कोड कर रहा है? जिब्रेलिन हार्मोन। काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता? प्लांट की ग्रोथ के लिए। यानी कि ये जितना ज़्यादा कोड करता जाएगा। और जैसा कि हम लोग सब कोई जानते हैं, क्या जानते हैं? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। यही कहते हैं क्या? नहीं,
ऑल प्रोटीन आर एंजाइम्स बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन। फिर से मार्क करिए, ऑल प्रोटीन आर एंजाइम्स बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि एक एंजाइम है राइबोजाइम, जो कि न्यूक्लिक एसिड से बनता है। समझ रहे हैं? राइबोजाइम एक्सेप्शन है यहाँ पे एंजाइम का, तो वो प्रोटीन से नहीं बना है, वो किससे बना है? उससे। तो यहाँ पे एंजाइम आएंगे, एंजाइम और हार्मोन किसके बने हैं? प्रोटीन के। ठीक, तो जीन का ये पहला सेगमेंट है, क्या कोड कर रहा है भैया? जिब्रेलिन हार्मोन बना रहा है। अरे ये समझिए कि जिब्रेलिन प्रोटीन बना रहा। प्रोटीन क्या? एंजाइम या हार्मोन। जितने भी हार्मोन और एंजाइम्स है सब क्या है? प्रोटीन है। मार्क कर लीजिए, कोई नहीं काट सकता इस शब्द को। जितने भी हार्मोन और एंजाइम्स है क्या है? प्रोटीन है। मान लीजिए ये जिब्रेलिन है, ये क्या है? प्रोटीन है। इसको अब हार्मोन कहते हैं हम लोग, है हार्मोन ही। ये जीन का ये पहला सेगमेंट है जो प्रोटीन बना रहा, काहे के लिए? जिब्रेलिन हार्मोन के लिए। ठीक, बना क्या करता है जिब्रेलिन हार्मोन? प्लांट की ग्रोथ कराता। जितना ज़्यादा जिब्रेलिन हार्मोन होगा, यानी कि ये जीन बना रहना चाहिए। अगर मान लो ये एक बार इसने कोड कर दिया तो ये जीन नहीं खत्म हो जाएगा? बताइए, ये जीन खत्म हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये जो डीएनए है, इसी डीएनए में तो ये जीन लगा है, 3 लगे। तो इसका क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनेगा तो क्या होगा? रेप्लिकेशन। तो 2 डीएनए हो गए, एक ये। तो ये भी बचा है, ये भी बचा, ये बचा रहेगा। तो इसी से क्या होगा? आगे की प्रक्रिया बचेगी, जिससे और हार्मोन बन सके। ठीक है, आइए जरा। तो यहाँ पे ये डीएनए में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। अब मैं आर लिख रहा हूँ, ठीक है। रेप्लिकेशन हुआ, क्या बना? ये देखिए डीएनए बना। वेरी गुड। अब डीएनए से क्या बनेगा? mRNA। क्या बनेगा? mRNA। mRNA का मतलब मैसेंजर आरएनए, मैसेज देगा। क्या करेगा? मैसेज देगा, यानी कि मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए बना रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बना, तो क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। ठीक भैया, समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत आराम से समझिए। मैं आपको महसूस कराना चाहता हूँ कि रियलिटी में प्रोटीन बनता कैसे है। एक बार फिर से समझिए जरा, अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठा लीजिए कि जितने भी एंजाइम्स हैं, एक्सेप्शन कौन है? राइबोजाइम। ठीक, राइबोजाइम को छोड़ करके जितने एंजाइम्स हैं, इसलिए लाइन लिखी गई है, ऑल प्रोटीन आर एंजाइम्स बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन। ये लाइन है, इतने साल से पढ़ते आ रहे हैं, तो कहाँ काम आएगी? यहीं काम आएगी आज। तो इसको दिमाग का प्रयोग करिए और थोड़ा टेंशन फ्री रहिए। समझिए कि आपको सब कुछ आता है, रिलैक्स हो जाइए, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने वाला। अब दिमाग का दही होने लगा होगा, मेरे को समझ में आ रहा। तो एकदम टेंशन फ्री रहिए, बार बार कह रहा हूँ, हौसला बुलंद रखिए, बहुत अच्छे से महसूस होगा। मानिए डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेशन। अच्छा, डीएनए से डीएनए क्यों बन रहा है? जीन है डीएनए का। अच्छा, जीन का डेफिनेशन क्या होती है? स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड जीन। अगर मैं अभी आपसे कह दूं, मैं आपके घर आऊं और कह दूं भैया जाइए शाही पनीर बनाइए, आपको किचन में घुसेड़ दूं, आप नहीं बना पाएंगे शाही पनीर। समझ रहे हैं? अभी कोई ये ना कहीं ना कि फ़ोन लेके जाएंगे तो यूट्यूब से देख के बना देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अगर आपको रैंडमली किचन में घुसेड़ दूँ, कह दूँ भैया शाही पनीर बनाइए, तो आप नहीं बना पाएंगे। लेकिन वही मैंने आपको रेसिपी लिख के दे दी एक पन्ने में, तो ये समझिए वो जो पन्ना है वो क्या है? वो जो पन्ना है वो जीन है, उसमें जो रेसिपी लिखी है, क्या लिखी है? रेसिपी। या फिर और आसान से समझिए, वो जो पन्ना है वो डीएनए, उसमें जो रेसिपी लिखी है कि ये बनना, उसी क्या कहते हैं? जीन। इसलिए जीन का डेफिनेशन ही है, अ डीएनए, अ स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए
विच कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। कौन सा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन? यही तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है कि भैया जीन का ये पहला सेगमेंट है, क्या बनाएगा? प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? जिब्रेलिन का प्रोटीन। और जिब्रेलिन क्या है? हार्मोन। ठीक, बना भैया प्रोटीन। तो क्या काम है जिब्रेलिन का? प्लांट की ग्रोथ कराएगा। ठीक, लो भैया, पता चला एक बार में जिब्रेलिन बना, प्लांट की ग्रोथ हो गई, उसके बाद जिब्रेलिन बन ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वाला डीएनए ही खत्म हो गया। तो वो बचा रहा, इसीलिए वो अपने आप को एक बनाता है सेम कॉपी। ठीक, बन गया। तो वो जीन भी सेफ है, वो वाला जीन भी सेफ है। तो उसी जीन से बना, क्या बना? जिब्रेलिन हार्मोन। प्लांट की ग्रोथ हुई, बहुत बढ़िया। फिर जरूरत पड़ी, फिर उसी ने डीएनए से डीएनए बनाया। फिर यानी कि एक डीएनए ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, वो जीन वाला। कभी म्यूटेशन हो जाए या डिफेक्ट हो जाए तो बात की बात है। म्यूटेशन मतलब होता है बदलाव। ठीक है, तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है। और समझिए, बहुत आराम से समझिए, विदाउट एनी टेंशन। आइए जरा, डीएनए से डीएनए बना, वेरी गुड। क्या हुआ? रेप्लिकेशन। अब इसी डीएनए से क्या बना? एमआरएनए। क्या बना? एमआरएनए। वेरी गुड, बन गया एमआरएनए। समझ में आ गया मुझको। ठीक भैया, अगर ये एमआरएनए बना है तो कोई मेरे को ये बता सकता है कौन सा प्रोसेस है? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, क्या हुआ है? ट्रांसक्रिप्शन हुआ है। ठीक है भैया। अब ये जो एमआरएनए है, जैसा कि मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताया था, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन है। तो मान लीजिए, ये लीजिए, ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए आपको मार्क कराया था मैंने। क्या मार्क कराया था? मैंने आपको मार्क कराया था ना कि रफ प्रोटीन के सिंथेसिस कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, समझ में आ गया? जब समझ में आ गया तो फिर टेंशन किस बात की? प्रोटीन बनाने का प्रोसेस सीखिए जरा, बिना टेंशन फ्री एकदम। और लोड तो ली नहीं दीजिए, लोड लेना नहीं चाहिए। आइए, तो अब ये एमआरएनए कहाँ आएगा भैया? यहाँ आएंगे एमआरएनए साहब। एमआरएनए कहाँ गए? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आपको मैंने बताया था, जब बहुत सारे राइबोसोम्स एक सिंगल एमआरएनए से जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉलीसोम्स, पॉलीराइबोसोम्स, अर्गोसोम्स। यही बताया था। आइए जरा, अब ये एमआरएनए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, किससे जुड़ा? इस एक सिंगल राइबोसोम से। अब इसके तरफ बहुत ढेर सारे, यानी कि साइटोप्लाज्म में भी तो राइबोसोम थे जब डायग्राम बनाया था। तो जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है वो भी आके जुड़ गए। ये लो, घेर लिया इसको। और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या थे? अमीनो एसिड। क्या थे? अमीनो एसिड। ठीक, अमीनो एसिड, जैसे कि लाइसिन हो गया, ट्राइसिन हो गया, ये सब। तो ये भी जा कर के यहाँ पे जुड़ने लगा। जब आपको जेनेटिक्स पढ़ाऊँगा उसमें ये सब है, जेनेटिक कोड है। जेनेटिक कोड में आपका अमीनो एसिड आता है, ये सब आता है, कैसे कोड करता है सब बताऊँगा डिटेल में। ये तो अभी एक प्रोटीन बनाने की आपको प्रक्रिया समझा रहा हूँ। तो ये भी आ करके जुड़ा। तो ये समझिए कि इससे क्या बना? अब इससे बना भैया प्रोटीन। क्या बना? प्रोटीन बन गया। अगर प्रोटीन बन गया तो उसको किसी डिब्बे में रखोगे। किस में रखोगे? डिब्बे में। जब उस प्रोटीन को आपने डिब्बे में रखा, कहाँ रखा? डिब्बे में। ये लीजिए भैया, डिब्बे में मैंने क्या रख दिया अंदर भर के? ये रहा प्रोटीन। क्या है ये अंदर? प्रोटीन। और ये जो गोल बॉडी है इसको क्या कहते हैं हम लोग? वेसिकल्स। क्या कहते हैं? वेसिकल्स। आइए यहाँ पे देखिए जरा, वेसिकल्स कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेनस। सिंगल मेम्ब्रेनस। ठीक, क्या कंटेन किए है? प्रोटीन कंटेन किए। ठीक, अब ये कहाँ आएगा? अब ये बाहर आएगा। ठीक, तो जरा अपना गोल्गी बॉडी पे आ जाइए, फिर घूम घुमा के बनाइए अपनी भैया गोल्गी बॉडी। ये लो, मैं बनाता हूँ क्या? गोल्गी बॉडी।
ये देखिए बनी गोल्गी बॉडी अपनी, ये बनी। ये देखिए क्या बन गई, गोल्गी बॉडी। कौन सा फेज है ये, सिस। ये कैसा है, ट्रांस। तो अब ये जो वेजाइकल है ये कहाँ आएगा, एंट्री पॉइंट कौन है, सिस। सिस फेज से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आएगा, सॉरी सिस फेज से गोल्गी बॉडी में आएगा। किस पे आएगा, गोल्गी बॉडी पे, गोल्गी बॉडी, BODY, वेरी गुड। जब ये गोल्गी बॉडी में यही वेजाइकल आएगा जिसके अंदर क्या है, प्रोटीन है। तो अच्छा ये यहाँ क्या करने आ रहा है, कोई पूछ सकता है। बना यहाँ पे, तो यहाँ क्या करने आ रहा है, यहाँ ये भैया कुछ नहीं करने आ रहा। मैंने कहा था ना आपको घर में तब तक रखा जाएगा जब ट्रेनिंग मिलेगी। तो यहाँ पे इनको ट्रेनिंग मिलेगी। अब जब इनको यहाँ पे ट्रेनिंग मिलेगी तो ये क्या हो जाएंगे, एडवांस, मॉडिफाई हो जाएंगे, बदल जाएंगे। और इंसान क्या करता, अपने आप को बदलता है समय के हिसाब से, वैसे ये भी बदलेंगे। तो किस फेज से एंट्री मारी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चीज़ को आप मार्क करिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला, कहाँ गया, सिस फेज के द्वारा किस में गया, गोल्गी बॉडी में। कहाँ से निकलेगा, ट्रांस फेज से, वेरी गुड। तो यहाँ पे किस लिए आए भाई साहब, ये कुछ नहीं करने आए हैं भैया, ये मॉडिफाई होने आए हैं, यानी कि इनकी यहाँ क्या होगी, ट्रेनिंग। तो अब इस वेसाइकल की यहाँ ट्रेनिंग हुई, क्या हुई, ट्रेनिंग यानी कि मॉडिफिकेशन, MODIFICATION, मॉडिफिकेशन। अब जब इनका मॉडिफिकेशन होगा तो यहाँ है क्या, प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन। अब जरूरी नहीं है, बात को पॉइंट करिए, जरूरी नहीं है कि ये mRNA रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही जाए। हो सकता है ये किस में जाए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा तो क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा। क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा। सेम प्रोसेस है, वही वेजाइकल बनेगा, प्रोटीन की जगह क्या भर जाएगा, लिपिड भर जाएगा, ठीक। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया, क्या बना, लिपिड बना। सेम प्रोसेस है, बस प्रोटीन की जगह क्या फिल होगा, लिपिड। लो भैया लिपिड आ गया, LIPID, लिपिड। अब जब ये बन गए तो इनके साथ सिर्फ और सिर्फ शुगर जुड़ेगी मॉडिफाई करने के लिए। क्या जुड़ी, शुगर। तो सब मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि अगर शुगर जुड़ जाए तो प्रीफिक्स क्या आता है, ग्लाइको। क्या आता है, ग्लाइको, ग्लाइको, सॉरी ग्लाइको शुगर, सॉरी ग्लाइको प्रोटीन, ओके। क्या आएगा, ग्लाइको प्रोटीन। और इधर ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। लो भैया तैयार हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन भी बन गया, ग्लाइकोलिपिड भी बन गया, किसी को कोई टेंशन नहीं। डीएनए से डीएनए बना, रेप्लिकेशन। अब वो जो अपने, अच्छा उसने अपने आप को क्यों बनाया कि भैया वो ख़त्म ना हो, अगर आगे चलने में सेम प्रोटीन की ज़रूरत पड़े तो मैं बना सकूं। तो इसने अपने आप को ख़त्म नहीं किया, तो उसने अपनी सेम कॉपी बनाई, बना दिया। तो डीएनए से डीएनए बना, डीएनए से क्या बना, mRNA। अगर डीएनए से डीएनए बना तो क्या हुआ, रेप्लिकेशन। अगर डीएनए से आरएनए बना, कौन सा आरएनए बना, mRNA, तो क्या हुआ, क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन। अब उसी mRNA से क्या है, अब वही mRNA कहाँ आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा तो प्रोटीन बनाएगा, अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा तो क्या बनाएगा, लिपिड बनाएगा, ठीक। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आया, mRNA किससे जुड़ा, राइबोसोम से जुड़ा,
क्या बनाया, प्रोटीन बना। सेम प्रोसेस चलेगा, सेम प्रोसेस, बस क्या बनेगी, प्रोटीन की जगह ग्लाइकोलिपिड। ठीक, अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, बन गया। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग हुई। जब ट्रेनिंग हुई तो पहले उनकी एंट्री कहाँ हुई, गोल्गी बॉडी में। किस फेज से हुई, सिस फेज से। कैसा होता है, कॉन्वेक्स, यानी कि इमेच्योर। मैच्योर कौन सा है, ट्रांस। कैसा होता है, कॉनकेव। तो वहाँ से वो बाहर निकलेगा, ये देखिए बाहर निकला भैया। अब जब ये मॉडिफाई हो ही गए हैं तो देखिए इनके रंग ढंग सब बदल गए हैं। पहले ग्रीन थे, अब ये रेड हो गए। और क्या भरा इनके अंदर, ये क्या है, वेजाइकल्स। अब इनको क्या कहोगे, सिक्रीटरी वेजाइकल्स। सिक्रीटरी वेजाइकल्स। ठीक, अब इनके अंदर क्या बने होंगे, एंजाइम्स, हार्मोन्स, लिपिड्स, फलाना ढिकाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यही सब भरा होगा। ठीक, समझ में आ गया। तो मेरा जरूरी है, अभी आपको एक लाइन बोला, ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, ऑल बट ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन। यहीं पे आ गए आपके लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस। वेजाइकल कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस। अब मान लीजिए कि इसके अंदर कौन सा एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कैसा है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कैसा है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। सिंगल मेम्ब्रेनस हाई है। ठीक, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स यानी कि जो क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। किसको डाइजेस्ट करते हैं, लिपिड। लिपिड को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। प्रोटीन को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। और कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। तो वही तो लिखिए, एक चीज़ याद रखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सफिक्स, SUFFIX, सफिक्स। अगर सफिक्स में EASE लगे तो इसका मतलब एंजाइम है। क्या है, एंजाइम। आइए, लिपिड में LIPEASE, लाइपेज, यानी कि किसको डाइजेस्ट करेगा, लिपिड को। प्रोटीन में PROTEINEASE, प्रोटीनिएस, किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेट में CARBOHYDRATE, कार्बोहाइड्रेट। EAS, कार्बोहाइड्रेट्स, किसको डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट को। तो ये होता भैया, कौन पैदा हो गया, लाइसोसोम्स पैदा हो गए भैया। अब आप बताइए, जादू आपको महसूस हुआ, लाइसोसोम आ गए। अब जब भाई लाइसोसोम आ ही गए हैं, उनके बारे में बता दिया, उनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। कौन कौन से हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, लाइपेज। अगर सफिक्स में एज लग रहा है, EASE, तो यानी कि एंजाइम है। जैसे कि लाइपेज किसका डाइजेशन करेगा, लिपिड का। प्रोटीनिएज, प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट का। तो ये हो गया। ठीक, इसीलिए इनको कहते हैं सुसाइडल बैग। क्यों कहते हैं सुसाइडल बैग, SU, सुसाइडल बैग, क्योंकि इनके एंजाइम्स, इनके अंदर वो हर एंजाइम्स है जो सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को क्या करे, डाइजेस्ट कर ले। चाहे लिपिड हो, चाहे फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, वॉट एवर इट इज़, वो सब क्या करते हैं, इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक, अब इसी के अंदर मान लीजिए कोई वैक्यूल है, यहीं से वैक्यूल भी आए हैं आपके, यहीं से वैक्यूल आए हैं। तो ये आपको समझ में आया। अगर आप कहें तो एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। इसको आप समझिए, महसूस करिए, मेरा सीधा आपसे मानना है। क्यों, मैं पढ़ाता रहूं, घसीटता रहूं, उसका कोई फ़ायदा नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। आप खुद सोचिए, अगर आपको जंग लड़ने जाना हो और वो जंग आपके लिए ज़रूरी है, तो आप खुद लड़ने जाएंगे। अगर आपके पास ऐसा वरदान होता
कि आप अपना हल्का सा भी रक्त या हल्की सी भी उंगली काट के या फिर हाथ या बाल, आपके शरीर में रीजनरेशन पावर होती। यानी कि जैसे आप अपने शरीर का कोई अंग फेंकते हो, आप पूरा, जैसे कि मैं हूँ बायोलॉजी बाय अभिप्रो, तो मेरे को पूरा बना देता, यानी कि वो भी अभिप्रो, मैं भी अभिप्रो। फिर क्या करना, कुछ नहीं करना। ठीक, अगर आपको जंग में लड़ना है, आपके पास ये पावर है, तो आप क्या करेंगे, आपने अपना एक हेयर तोड़ा, बाल को तोड़ा और क्या किया, फेंक दिया, एक पूरा वॉट एवर यू, जो भी आप हों, वो क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। आप बैठे वो जा कर के लड़ा, पता चला जीत गया तो अच्छी बात, पता चला गया, लड़ा भी, जीता नहीं, मर गया, तब भी आपको कोई अफसोस होगा, उतना अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आप बचे। तो वही काम डीएनए का है। डीएनए अपने आप को बनाता है। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से बनेगा प्रोटीन, सॉरी डीएनए से ही प्रोटीन बनेगा, वो जाहिर सी बात है, लेकिन पहले स्टेप होता है। इसी को कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉग्मा। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, इसी को कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा। इसी मेथड के जरिए मैंने आपको लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, ये मैं अब आपको पढ़ाऊंगा। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। ये जितने भी एंजाइम्स हैं ये कब एक्टिव होते हैं, एसिडिक मीडियम में कि बेसिक मीडियम में? तो आंसर आता है बेटा ये एसिडिक। पीएच, पीएच कैसा होना चाहिए, एसिडिक। एसिडिक मीडियम में क्या होते हैं, एक्टिव। क्या होते हैं, एक्टिव। यानी कि एसिडिक मीडियम में ये क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ये आपको समझ में आया। आइए जरा वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे वैक्यूल्स। आइए, ये समझ में आया, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको ना समझ में आए मेरी वीडियो आप बार बार देखिएगा, आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा जिससे ये आपको समझ में आएगा। मैं जानता हूं एक बार में किसी चीज़ को नहीं आती है, कोई भी चीज़ एक बार में किसी को नहीं आती है। जब मेरे को नहीं आती है, आपको क्या लगता है ये आज की मेहनत है? नहीं, ये कम से कम 4-5 घंटे की मेहनत है जो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक, आप भी मेहनत करिए, बहुत अच्छे से आएगा। आइए जरा आगे देखें अब। लाइए भैया लाइसोसोम्स देखते हैं, क्या देखें, लाइसोसोम्स। अब देखेंगे बेटा वैक्यूल्स, क्या देखेंगे, वैक्यूल। आइए हेडिंग डालिए जरा, वैक्यूल। वैक्यूल, ठीक, कैसा होता है वैक्यूल? सिंगल मेम्ब्रेनस, ये जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, सिंगल मेम्ब्रेन, जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। प्लास्ट क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। वेरी गुड। आइए जरा आगे बढ़ें। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। ये जो वैक्यूल होता है किस में पाया जाता है, प्लांट में, पर में भी, या फिर जितना बड़ा प्लांट में पाया जाता है उससे छोटा ये एनिमल सेल में भी पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर अब्सेंट होता है वैक्यूल। ये मान के चलिए एनिमल सेल में ज़्यादातर क्या होता है, अब्सेंट होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पाया जाता है। तो सिंगल मेम्ब्रेन है वैक्यूल, कैसा है, सिंगल मेम्ब्रेन है, तो उसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक, तो ये मान लीजिए आपकी क्या है, वैक्यूल। क्या है, वैक्यूल। काहे की वैक्यूल है, प्लांट सेल की वैक्यूल है। प्लांट सेल की क्या है, वैक्यूल। ठीक, ये कितनी बड़ी है देखिए जरा। तो ये जो प्लांट सेल में है मोर देन 90%, समझ रहे हैं। एक मिनट,
आइए, ये जो होती है ये 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हो सेल में। क्या करती है? ऑक्यूपाई करती है। कहाँ पाई जाती है? साइटोप्लाज्म में। इसके अंदर क्या होता है? वाटर सैप या फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एक्सेट्रा, और भी अदर हार्मफुल चीज। वाटर सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ये सब इसके अंदर कंटेन होता है। वाटर सैप मतलब यही समझ लीजिए, जैसे कि आपने पानी लिया वही कॉन्सेप्ट है। पानी में वो हर चीज़ डाल दीजिए, रसना, रूअफ़ज़ा या फिर नमक, चीनी, जो जो आपको डालना हो हर चीज़ डालिए, घुमाइए, क्या बना? वाटर सैप। तो यहाँ पे क्या? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और एक्सेट्रा। ठीक है भैया। तो जो वैक्यूल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, आइए ज़रा देखें। पहला आता है फूड वैक्यूल। क्या आता है? फूड वैक्यूल किस में पाया जाता है? अमीबा। मान लीजिए ये भैया अमीबा है, ये यहाँ पे फूड है, तो ये अपना क्या करेगा? स्यूडोपोडिया बाहर निकालेगा। ये लीजिए, ऐसे करके स्यूडोपोडिया से क्या निकाला? बाहर निकाला। इसको क्या किया? अंदर कर लिया। ये है भैया पार्टिकल। तो ये क्या बन गया? फूड वैक्यूल के अंदर है। अब यहीं पे क्या होंगे? एंजाइम्स आएंगे, इसको डाइजेस्ट करेंगे। उसके बाद ये कहाँ जाएगा? ये कैसा हो जाएगा? एक्सक्रीटरी। तो यही फूड वैक्यूल किस में बदल जाएगा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी कि वेस्ट वाला वैक्यूल, सॉरी वेस्ट। जब आपने इसको खा लिया, पी लिया, डाइजेस्ट कर लिया, तो बचा क्या? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बचा। तो है तो इसी वैक्यूल के अंदर। ठीक, अब क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया, बचा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यही वैक्यूल क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। फूड वैक्यूल हो गया। एक आता है, और इसी में आता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नाम इज क्लियर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्ट यानी कि दबाना। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का कोई काम नहीं है, यही काम है कि इसको जब ये एक्सक्रीट कर लेगा, यही बन जाएगा, तो इसे क्या करेगा? बाहर फेंक देगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और कुछ नहीं है। उसके बाद आता है फूड वैक्यूल। हो गया, ये हो गया। गैस वैक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे, समझिए सिंगल मेम्ब्रेनस बॉल, उसके अंदर क्या भर दो? गैस भर दो। ठीक है, तो ये आपको वैक्यूल के बारे में समझ में आया होगा। तो ये जो वैक्यूल है इसको हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम ख़त्म हुआ। क्या ख़त्म हुआ भैया? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। वेरी गुड। तो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? अब हम लोग पढ़ेंगे भैया क्लोरोप्लास्ट। किसके बारे में? अब हम लोग स्टडी करेंगे ब्रीफ क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। आइए देखिए, आइए बच्चों हम लोग देखें जरा। क्लोरोप्लास्ट, हेडिंग डालिए क्लोरोप्लास्टिड, डालिए हेडिंग। क्या डालिए? प्लास्टिड। प्लास्टिड। आइए जरा प्लास्टिड के बारे में पढ़ते हैं। जो प्लास्टिड होता है ये पाया किस में जाता है? पहला तो यही क्वेश्चन है। तो ये जो बेटा प्लास्टिड होता है ये प्लांट और यूग्लिनॉइड, यूग्लिना में पाया जाता है। ये कैसा ऑर्गन है? लार्ज ऑर्गेनल है, लार्ज ऑर्गेनल है। इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारा पिगमेंट होता है। कंटेन्स
कंटेन्स वेरियस पिगमेंट। ठीक भैया, बहुत सारा पिगमेंट रखता है। तो पिगमेंट के बिहाफ पे, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, ये 3 टाइप्स के हैं। प्लास्टिड आपके 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? आइए देखें जरा। पहला आता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, उसके बाद क्रोमोप्लास्ट, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये जो आपको ल्यूकोप्लास्ट दिख रहा है, ल्यूको का मतलब ये होता है क्या? कलरलेस। कलरलेस, ल्यूको का मीन्स क्या होता है? कलरलेस। यानी कि ये कैसा होगा? ल्यूकोप्लास्ट कैसा होगा? कलरलेस। तो भैया ये काम कैसे करता है, इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन है स्टोरेज का। भगवान ने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दी, अगर ये कलरलेस हैं तो इनको कुछ ना कुछ काम दिया स्टोरेज का। तो स्टोरेज के बिहाफ पे भैया 3 प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला आता है आपका एमाइलोप्लास्ट, क्या स्टोर करता है? स्टार्च। एग्जाम्पल है पोटैटो। वेरी गुड। इसके बाद आता है एमाइलोप्लास्ट के बाद कौन सा प्लास्ट है बेटा? आइए देखेंगे। आइए, एमाइलोप्लास्ट के बाद आता है इलायोप्लास्ट, फैट स्टोर करता है, यानी कि ऑयल। ब्रैकेट में लिख देना ऑयल। एग्जाम्पल, कौन फैट स्टोर करता है? कोई बता सकता है? ऑयल ही तो करता है यार, इसमें टेंशन किस बात की? फैट कौन स्टोर करता है? ऑयल। ऑयल क्या है? एग्जाम्पल। ऑयल क्या है यहाँ पे? एग्जाम्पल। एमाइलोप्लास्ट हो गया, इलायोप्लास्ट हो गया, तो बचा क्या? एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट के बाद क्या बचा बेटा? इसके बाद बचता है एल्यूरोप्लास्ट। कौन सा प्लास्ट? एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट यानी कि क्या स्टोर करता है? प्रोटीन। ठीक, तो ये ल्यूकोप्लास्ट हो गया। आइए जरा क्रोमोप्लास्ट देखते हैं। क्रोमो का मतलब ही होता है कलर, तो ये कैसा होगा? कलरफुल। कलरफुल। फूल देखते होंगे, बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनके कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। कैसे होते हैं? कलरफुल। फ्रूट्स, फ्लावर्स, बहुत सी ऐसी पत्तियाँ होती हैं जो क्या होती हैं? कलरफुल। किसकी वजह से? क्रोमोप्लास्ट के वजह से। तो कैसी है? कलरफुल। फैट सॉल्युबल है। क्या है? फैट सॉल्युबल है। इसमें बेटा स्पेशल पिगमेंट पाए जाते हैं। ये जो कलर देती है स्पेशल पिगमेंट होते हैं, देखिए जरा। स्पेशल पिगमेंट्स कौन से होते हैं? देखें जरा। कैराटीन, कैरोटीनॉइड्स, जिंथोफिल,
ये सब, ये क्या है, पिगमेंट। उसके बाद आता है भैया क्लोरोप्लास्ट, बहुत अच्छी चीज़ है, ये समझिए। इसमें हैशटैग अभी लिख लीजिए, मेरा एक मानना अभी नहीं तो कभी नहीं। इसको पढ़ लिया समझिए आपने रामबाण पढ़ लिया। आइए जरा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, क्या होता है, ग्रीन, अति सुंदर। ग्रीन है तो क्या रखेगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल रखेगा तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। जरा ये बताइए क्लोरोप्लास्ट कैसा ऑर्गन है, सिंगल की डबल, डबल मेम्ब्रेनस। डीएम, डीएम मीन्स डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गन है। ठीक भैया, समझ में आ गया। लेकिन एक आपको जादू दिखाते हैं हम, देखेंगे क्या जादू। आइए जरा जादू देखते हैं। क्या आपने कभी, आइए, क्लोरोप्लास्ट, अब जो डीप डिस्कशन होगा वो क्लोरोप्लास्ट के बारे में होगा। किसके बारे में होगा, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो आइए जरा इसको इरेज किया जाए फिर। ब्रीफ एंड डीप डिस्कशन अबाउट क्लोरोप्लास्ट, हेडिंग डालिए भैया। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। मजा आएगा बेटा क्लोरोप्लास्ट में। आइए देखें, क्लोरो मीन्स ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन है, क्या कंटेन करेगा, क्लोरोफिल। क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। कैसा ऑर्गन है, डबल मेम्ब्रेनस। डबल मेम्ब्रेनस, ठीक। ग्रीन है तो क्लोरोफिल रखेगा, क्लोरोफिल रखेगा तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक। आपको लास्ट में बता ही चुका क्लोरोप्लास्ट कैसा, डबल मेम्ब्रेनस है, ठीक भैया। अगर क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस है तो बात करते हैं भैया इसकी साइज़ की। इसका साइज़ कैसा है, लेंथ है इसकी बेटा 5 से 10 माइक्रोमीटर, और ब्रेथ है इसकी 2 से 4 माइक्रोमीटर की, ठीक भैया। आइए जरा क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल चलते हैं, थोड़ा समझते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। डायग्राम बनाया जाए क्लोरोप्लास्ट का। आइए ये लीजिए भैया डायग्राम अबाउट क्लोरोप्लास्ट। कैसा ऑर्गन है क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेनस, अति सुंदर। तो ये देखिए भैया डबल मेम्ब्रेन बन रही है, समझ में आना चाहिए, बाकी तो सब मोह माया है। ये डबल मेम्ब्रेनस है, ठीक। अगर डबल मेम्ब्रेनस है तो इसमें सिक्के आते हैं, क्या आते हैं, एक सिक्का। मैंने क्या बनाया, ये मान लीजिए एक कॉइन है, इस कॉइन को कहते हैं थैलाकॉइड। क्या कहते हैं, थैलाकॉइड। इस सिक्के को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, थैलाकॉइड। विजिबल है, जी जी जी, समझ गया, समझ गया, समझ गया भैया, समझ गया। क्या कहते हैं, थैलाकॉइड। ये एक सिक्का है, लो भैया ग्रीन से हटा के ये लीजिए ब्लैक से, क्या है, एक सिक्का। लेकिन इसी एक सिक्के के ऊपर सिक्के रखते जाइए, क्या रखते जाइए, सिक्के। ये लीजिए,
अब ये पूरा क्या कहलाएगा? ग्रेना। क्या कहलाएगा? ग्रेना। अति सुंदर। क्या कहलाएगा? ग्रेना। ऐसे बहुत सारे बने होंगे, लो भैया बना दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, बनाए रहिए, डायग्राम में ही तो मजा है। ये लीजिए, बना दिया मैंने, भर दो पूरी जगह, भर गया। अब ये ग्रेना आपस में जुड़े रहते हैं भैया, क्या रहते हैं? कनेक्टेड। अब जब ये ग्रेना आपस में जुड़े रहेंगे तो किसके जरिए जुड़े रहेंगे? ये लीजिए, ये इनसे जुड़े, ये इनसे जुड़े, ये इनसे जुड़े, ये भाई साहब इनसे जुड़े, ये भाई साहब इनसे जुड़े, ये भाई साहब इनसे जुड़े, आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। तो यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होगा, ये अब समझिए ये कैविटी है, इसको कहते हैं स्टोमा। ये जो खाली है अंदर, इसको कहते हैं स्टोमा। क्या कहते हैं? स्टोमा। ये आपस में जोड़ रही है तो इसको कहते हैं स्टोमा लेमली। क्या कहते हैं? स्टोमा, M-E, स्टोमा लेमली। वेरी गुड। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। वेरी गुड। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो दिख रही है आपको स्टोमा लेमली, यहाँ पे एक हैशटैग लिखिए, जब फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ाऊँगा वहाँ मैं बताऊँगा, ठीक। उसके बाद और एक भैया, इसको आपको मैंने क्यों लिखवाया ये मैं बताऊँगा। उसके बाद ये जो आपको थैलाकॉइड दिख रही है, इसकी सेल मेम्ब्रेन, सॉरी इसकी मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड की क्या? मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड T. मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में हैशटैग अभी लिखिए, ये 2 जगह मैं बताऊंगा। और लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन ये सब कोई जानता है तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रा ये देखिए, क्लोरोप्लास्ट सबसे ज़्यादा पाए कहाँ जाते हैं? ये सबसे ज़्यादा लीफ में एक सेल होती है मीजोफिल। मीजोफिल क्या होती है? सेल। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्लोरोप्लास्ट वहीं पाए जाते हैं। उसके बाद आता है भैया क्लाइडोमोनास। क्लाइडोमोनास। क्लाइडोमोनास में जो होता है बेटा, इनमें जो क्लाइडोमोनास की सेल होती है, एक सेल में 1 पर सेल, एक क्लोरोप्लास्ट पर सेल में पाया जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या आता है सोच सकते हैं? मैक्सिमम इसमें, उसके बाद इसमें, इसके बाद एक अपनी बहुत सी छोटी सी चीज़ आती है, और वो क्या? ये देखें जरा, ग्रीन एल्गी। क्या आती है? ग्रीन एल्गी। हेडिंग ग्रीन एल्गी, यानी कि क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल होते हैं। कितने होते हैं? 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल होते हैं। तो ये बेटा आज का था क्लोरोप्लास्ट के बारे में। नेक्स्ट आने वाले 2 लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म होगा, तो फिर हम लोग कंटिन्यूटी करेंगे अपने क्लास वाइज, क्लास 9 से 12th, यानी कि 9th की प्लेलिस्ट होगी 12th तक। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी इसमें आपको प्रॉब्लम हो आप बता दीजिएगा। एक बच्चे ने आज कमेंट किया था कि सर बोर्ड विजिबल नहीं होता है, तो आज मैंने वो समस्या दूर कर दी, आपको विजिबल हो रहा होगा सही से। और भी आपकी जो कमी पेशी हो बताइए, धीरे धीरे सब हल की जाएगी, ठीक है। बाकी हमारे साथ बने रहे। और ये जो प्रोटीन वाला मैंने बताया, इसको कम से कम 1 से 2 बार कंटिन्यू पढ़ें,
तो ये आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अपनी एनर्जी के बारे में, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता रहता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्लास एनर्जेटिक होगी। क्यों? क्योंकि भैया एनर्जी के सरताज है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी तरफ से आप लोगों को एनर्जेटिक वाला, माइटोकॉन्ड्रिया वाला ग्रैंड सल्यूट, और सारे बायोलॉजियंस को मेरी तरफ से नमस्कार। मिलते हैं कुछ अंतराल के बाद।